नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा कि आखिर पीएम मोदी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को एक साथ गणेश जी की आरती करते देख विपक्ष को बुरा क्यों लगा। क्या विपक्ष को मोदी और चंद्रचूड़ को साथ देखकर आपत्ति है, या फिर उन्हें गणेश जी की आरती से दिक्कत है? आज जानेंगे इसका पूरा सच। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तों का पुराना इतिहास। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के दौर में जब प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी करते थे तो कौन कौन से चीफ जस्टिस इसमें शामिल होते थे, मेहमान बनकर आते थे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के काल में सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ क्या क्या अन्याय होता था। और आज पूरा सच में तीसरे मुद्दे के तौर पर याद करेंगे एक गुमनाम गांधी को, वो जो एक प्रधानमंत्री का दामाद था, वो एक प्रधानमंत्री का पति था, वो एक प्रधानमंत्री का पिता था, लेकिन फिर भी आज उसकी जयंती पर कोई नहीं कर रहा है उसे याद। आज हम ये पूरा सच बताएंगे कि आखिर राहुल और प्रियंका क्यों याद नहीं करते हैं अपने दादा फिरोज गांधी को। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो मुंबई हो या दिल्ली या फिर देश का कोई दूसरा शहर, हर जगह गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर भगवान गणेश की आरती की तो ये बात विपक्षी दल के कई नेताओं को पसंद नहीं आई, और अब इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। दरअसल पीएम मोदी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने गणपति बप्पा की आरती की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में गणेश आरती की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। यानी पूरे देश के लिए उन्होंने एक तरह से दुआ मांगी। और तस्वीरों में प्रधानमंत्री पारंपरिक मराठी परिधान में दिखाई दे रहे हैं। अभी इन तस्वीरों को लेकर अब अचानक से विवाद होना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाए, तो बीजेपी के साथ शिवसेना और जेडीयू ने विपक्ष के विरोध पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि कल एक पूजा और आरती ने देश भर के कई लोगों की नींद, सुबह की वॉक और चाय नाश्ता बिगाड़ दिया है। तो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि गणेश आरती का विरोध जो लोग कर रहे हैं, दरअसल में वो गणपति पूजा का विरोध कर रहे हैं। कोई राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि गणपति पूजा का विरोध कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। मैं स्वयं इतने सालों से, इतने दशकों से जिनके घर पे गणपति रहता है, उनके घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो फैसले दिए हैं उनका किसी से मिलना और वो भी उत्सव एक अवसर होता है, इस पर सवाल खड़े करना संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता की मिसाल है। ऐसे अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें इन्हें महाराष्ट्र के एक लंबित फैसले से जोड़कर देखा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मामले को तूल देने में प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी रहे प्रशांत भूषण और वकील इंदिराजीत सिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सामने आ गए और न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का जिक्र करते हुए न्यायपालिका की पवित्रता की दुहाई देने लगे। आपको बता दें कि ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना के एक मामले में दोषी ठहरा चुका है और उन पर ₹1 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा चुका है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल का कहना है कि इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बेहद बेहतर समन्वय के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसकी तारीफ की जाना चाहिए। These people don't know the rules, law of India. They don't know the procedure what is there. The Chief Justice of all Chief Justices, not the present Chief Justice. All Chief Justices were supposed to visit the office or the residence of the Prime Minister when they are going to decide the appointment of NHRC chairman, when they are going to decide the appointment of CBI director and other statutory positions. अगर देखिए घर जाने से अब आज के युग में फेस टाइम पे आपके व्हाट्सएप पे कोई भी बात हो सकती है, तो फैसला अगर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है तो अगर गणपति की पूजा ओपनली जाके कर रहे हैं, वो पुजारी आदमी है, रिलीजियस आदमी है, तो इससे फैसले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब आप इस तरह के तर्क देते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का आपको ये लगता है, तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना उनके फैसलों में होता है, ना किसी त्योहार में भाग लेने से आप न्यायपालिका या जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ न केवल अपने घर में गणेश उत्सव मनाते हैं, बल्कि वो तो क्रिसमस के मौके पर कैरोल भी गाते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि तब किसी विपक्षी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती। इन्हें यह पता होना चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता खत्म नहीं हो जाती है। आइए अब इस मामले में इसी से जुड़ा हुआ हम मनमोहन सिंह के दौर में आपको ले चलते हैं कि तब होता क्या था। एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे और इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे। ये देखिए तस्वीर, इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उस समय के चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन नजर आ रहे हैं और मौका है इफ्तार पार्टी का, जो पीएम मनमोहन सिंह ने अपने सरकारी आवास पर दी थी। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री सरकारी आवास में इफ्तार पार्टी देते थे जिसमें सीजीआई भी शामिल होते थे, लेकिन किसी को तब कोई दिक्कत नहीं थी। यहां तक कि 2009 और 2010 में लगातार 2 साल तक मनमोहन सिंह ने जो इफ्तार पार्टी अपने पीएम आवास में दी थी, उसमें तो पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त शाहिद मलिक भी शामिल हुए थे। और सोचिए, तब भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सारी परेशानी, सारी दिक्कत गणेश उत्सव के मौके पर पीएम मोदी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मिलने पर हो रही है। और तभी बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो गणपति पूजा का विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग पीएम मोदी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की मुलाकात का विरोध कर रहे हैं, असल में उनके दोहरे मानदंड देखना चाहिए। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु संघवी कहते हैं कि चीफ जस्टिस मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे इन्हें कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है।
कपिल सिब्बल और चीफ जस्टिस एक साथ किसी उद्घाटन समारोह में रिबन काटते हैं तो भी किसी को कोई परेशानी नजर नहीं होती है। आखिर संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रधान आपस में नहीं मिल सकते? जो लोग मोदी और चंद्रचूड़ की मुलाकात से भारतीय लोकतंत्र पर खतरे के रूप में से देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि संविधान में लिखा क्या है। संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। दरअसल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सेपरेशन ऑफ पावर और कोऑपरेशन ऑफ पावर दोनों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों में इतनी दूरी भी नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच एक दीवार बन जाए। भारतीय जनता को सही मायने में न्याय तभी मिल पाएगा जब दोनों मिलकर देश की भलाई के लिए काम करेंगे। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ कांग्रेस का जुड़ा इतिहास क्या कहता है। 70 के दशक से पहले न्यायिक नियुक्तियों में विचारधारा कोई खास मायने नहीं रखती थी। हालांकि साल 1967 के बाद ये सब चीजें बदल गई और तब इंदिरा गांधी सत्ता में थी। 1967 के बाद न्यायिक नियुक्तियों का मामला गृह मंत्रालय से लेकर लॉ मिनिस्ट्री यानी कानून मंत्रालय को सौंप दिया गया। आरोप है कि तब की सरकार ने कोर्ट में अपने विचारधारा के जजों को भरना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहन कुमार मंगलम ने खुलेआम कहा कि किसी जज की नियुक्ति से पहले उसकी विचारधारा जरूर देखना चाहिए। साल 1984 से 1987 के बीच कानून मंत्री रहे अशोक सेन के मुताबिक उस दौर में कांग्रेस सरकार ने एक भी ऐसे जज की नियुक्ति नहीं की जो कांग्रेस विरोधी था या कांग्रेस के खिलाफ विचार रखता था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंदूरकर का इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो 1982 से 1985 के बीच जस्टिस चंदूरकर का नाम सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए कई बार भेजा गया, लेकिन कभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली। तब कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल आरोप है कि जस्टिस चंदूरकर कांग्रेस सरकार को सिर्फ इसलिए नापसंद थे क्योंकि वो 1973 में आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और उनकी शोक सभा में उन्होंने गुरु गोलवलकर के बारे में अच्छी बातें कही थी। और इसी तरह 1973 में जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में 3 जज उनसे सीनियर थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तीनों वरिष्ठ जज जो जस्टिस रे से सीनियर थे, उनमें थे न्यायमूर्ति शेलाट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर। इन तीनों ने अपने इस्तीफे दे दिए। तो यह था भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया है उसका इतिहास। अब आपको एक ऐसे शख्स का इतिहास बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। ये ऐसा व्यक्ति है जो कभी कांग्रेस का नेता बन जाता था तो कभी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता था। यह इंसान कभी कांग्रेस का सांसद बन जाता था तो कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन जाता था। हम बात कर रहे हैं जस्टिस बहरुल इस्लाम की। अगर बहरुल इस्लाम के करियर पर नजर डालें तो उसमें आपको काफी विविधता नजर आएगी। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, सुनिए। जस्टिस बहरुल इस्लाम की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई थी। साल 1950 के दशक में वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। साल 1956 में बहरुल इस्लाम कांग्रेस के सदस्य बने और कांग्रेस के संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बहरुल इस्लाम को 2 बार, एक बार 1962 में और दूसरी बार लगातार 1968 में राज्यसभा का सदस्य बनाया। लेकिन 1972 में इस्लाम ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, राजनीति से अलग हट गए और गुवाहाटी हाई कोर्ट के वो जज बन गए। 1979 में वह गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और मार्च 1980 को रिटायर हो गए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। रिटायर होने के 9 महीने बाद बहरुल इस्लाम को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। यह अपने आप में एक अलग तरह का मामला था क्योंकि रिटायर्ड जज को अमूमन रीअपॉइंट नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए बहरुल इस्लाम ने एक बहुचर्चित मामले में बिहार के कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ मिश्र के पक्ष में फैसला दिया। जगन्नाथ मिश्र केस में फैसला देने के फौरन बाद बहरुल इस्लाम ने जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने असम की बारपेटा सीट से लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन उस वक्त असम में हालात बिगड़ गए और चुनाव नहीं हो पाया। फिर कांग्रेस ने उन्हें
फिर से तीसरी बार राज्यसभा भेज दिया। तो सुना आपने कितनी अकूत प्रतिभा के धनी थे बहरुल इस्लाम, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से लेकर राज्यसभा के सांसद तक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलॉट की जिम्मेदारी तक संभाल लेते थे। आज इस बात पर बहस हो रही है कि क्या एक चीफ जस्टिस के घर गणेश उत्सव की पूजा में देश के पीएम को शामिल होना चाहिए कि नहीं। लेकिन यह बहस करने वालों को शायद यह नहीं पता है कि कभी इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति उनका धर्म और मजहब देखकर की जाती थी। यहां तक कि एक बार तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस जफर सैयद इमाम को सिर्फ इसलिए भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते थे कि अगर उन्हें यह पद नहीं दिया गया तो पाकिस्तान क्या सोचेगा। दरअसल यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बात का दावा किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक सुप्रीम विस्पर्स में। आपको बता दूं कि अभिनव वर्तमान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे हैं। इस पुस्तक के मुताबिक 1960 के दौर में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जफर सैयद इमाम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसलिए कई बाकी जज उनकी इस मानसिक बीमारी की वजह से उनके चीफ जस्टिस बनने का विरोध कर रहे थे। अभिनव अपनी पुस्तक सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि जस्टिस इमाम बहुत बीमार थे, किसी भी तरह से एक जज के रूप में वो काम नहीं कर सकते थे और चीफ जस्टिस के रूप में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते थे। दरअसल इमाम के स्वास्थ्य को लेकर कई महीनों से बाकी जजों में कुछ चिंता थी, क्योंकि सभी जज जानते थे कि जस्टिस इमाम मुख्य न्यायाधीश के पद पर प्रमोट होने के लिए अपनी मानसिक अक्षमता के बावजूद पद पर बने हुए हैं और जानबूझकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जब सरकार को, यानी नेहरू सरकार को इमाम के स्वास्थ्य के बारे में, दिमागी स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो नेहरू को इस बात की चिंता हुई कि अगर चीफ जस्टिस के पद के लिए किसी मुस्लिम को दरकिनार कर दिया गया तो पाकिस्तान क्या कहेगा। नेहरू के मन में अल्पसंख्यकों के लिए एक नरम कोना था। जस्टिस इमाम का परिवार नेहरू के परिवार के बेहद करीब था और कांग्रेस की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा था। वैसे आपको बता दें कि बाद में नेहरू ने जस्टिस इमाम को भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनाया, लेकिन वो चिंतित थे कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचेगा। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे एक गुमनाम गांधी की दास्तां जिसे भूल गए हैं राहुल और प्रियंका। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो एक प्रधानमंत्री के दामाद थे, वो एक प्रधानमंत्री के पति थे, वो एक प्रधानमंत्री के पिता भी थे
उनकी जिंदगी से बेहद करीब से जुड़े हैं हिंदुस्तान के तीन प्रधानमंत्री। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों से था उनका सीधा रिश्ता। इतना ही नहीं, आज उनका पोता इस देश का नेता प्रतिपक्ष है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। ये वो शख्स था जिसके नाम की वजह से हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर खानदान के आगे लिखा गया गांधी। लेकिन आज फिर भी वो हमेशा रहा एक अनजान गांधी, एक गुमनाम गांधी, और वो गांधी है फिरोज गांधी। वो फिरोज गांधी जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे। वो फिरोज गांधी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति थे। वो फिरोज गांधी जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता थे। वो फिरोज गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ससुर हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दादा हैं। आज उन्हीं फिरोज गांधी की जयंती है, लेकिन कहीं भी आज उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो दिन भर सोशल मीडिया पर दहाड़ते रहते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुई पटक सन्नाटा है। आज कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 25 से ज्यादा, जी हां 25 से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं, लेकिन कहीं भी फिरोज गांधी का जिक्र नहीं है। और तो और राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर आज 2 पोस्ट किए, लेकिन अपने दादा फिरोज गांधी को याद नहीं किया। प्रियंका गांधी भी आज शायद अपने दादा फिरोज गांधी को याद करना भूल गई। उनका भी एक्स हैंडल खाली है। हालांकि कांग्रेस के कुछ छोटे मोटे नेताओं ने उन्हें याद कर रस्म अदायगी कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी की हर जयंती पुण्यतिथि पर शांतिवन, शक्ति स्थल और वीर भूमि जाने वाले राहुल, प्रियंका, सोनिया फिरोज गांधी को क्यों भूल जाते हैं? ये देखिए, ये वीरान कब्र है फिरोज गांधी की। जी हां, इस कब्र को देखकर कौन कह सकता है कि ये उसी फिरोज गांधी की कब्र है जो इस देश के उन महान नेताओं में से एक है जिनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और इसकी गवाही देती है ये किताब जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस पुस्तक को लिखा है एक स्वीडिश लेखक बार्टिल फाक ने, और इसी किताब के आधार पर हम आपको बताएंगे कि फिरोज गांधी की कहानी क्या थी। इस किताब में दर्ज है कि किस तरह से फिरोज गांधी वो नेता थे जिसने आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार छेड़ी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। वो फिरोज गांधी जिसने अपनी सरकार के एक भ्रष्ट मंत्री को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वो फिरोज गांधी जिसने नेताओं और बेईमान कारोबारियों के बीच काले रिश्ते को पहली बार संसद में बेनकाब किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इतिहास ने हमेशा फिरोज गांधी के साथ नाइंसाफी की। वक्त के थपेड़ों ने उन्हें भुला दिया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उनके पोते पोती ही अब उन्हें याद नहीं करते। अगर याद करते तो इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में फिरोज गांधी की कब्र इतनी सूनी नहीं रहती। आखिर क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी को याद नहीं करते? क्या इसके पीछे कोई धर्म और जाति का एंगल है? क्योंकि अक्सर राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते हैं और आजकल जाति और धर्म की बात बहुत करते हैं। कभी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, तो कभी अधिकारियों से जाति पूछने लगते हैं या उनकी जाति ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो वो मिस इंडिया की भी जाति पता करने लगते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर फिरोज गांधी को भूलने के पीछे जाति वाला एंगल क्या हो सकता है। लेकिन पहले देखते हैं कि जाति को लेकर राहुल गांधी किस तरह से सवाल पूछते हैं। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। तो दरअसल दूसरों की जाति पूछने वाले राहुल गांधी को शायद यह डर है कि वो अपने दादा फिरोज गांधी को याद करेंगे तो उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उनके दादा फिरोज गांधी पारसी थे। ऐसे में लोग यही कहेंगे कि अगर दादा जब पारसी है तो राहुल गांधी तो फिर हिंदू हुए ही नहीं। लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर वो हिंदू नहीं है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की कोई जाति भी नहीं होगी। शायद इन्हीं वजहों से राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार फिरोज गांधी को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने से बचता है।
फिरोज गांधी की यादों के साथ राहुल प्रियंका शायद इसलिए भी दूरियां बनाकर रखते हैं क्योंकि फिरोज गांधी कांग्रेसी होने के बाद भी अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कटु आलोचक थे। फिरोज गांधी उसी रायबरेली से सांसद थे जहां से सोनिया गांधी और फिलहाल राहुल गांधी सांसद हैं। इंदिरा गांधी भी यहां से सांसद रहीं, लेकिन कांग्रेसी सांसद होने के बाद भी संसद के अंदर वो नेहरू सरकार को घेरने वाले मुद्दे उठाते थे। एक सांसद के तौर पर अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करने के जज्बे में फिरोज गांधी ने कभी पारिवारिक रिश्तों की इस डोर की परवाह नहीं की। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 1959 में केरल की वामपंथी नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया था तो इसका फिरोज गांधी ने खुल्लम खुल्ला विरोध किया था। उन दिनों इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और माना जाता है कि बर्खास्तगी के फैसले में उनकी एक निर्णायक भूमिका थी और इसी से नाराज होकर फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को फासिस्ट कह दिया था। ये वही शब्द है जो आजकल राहुल गांधी रोज दोहराते हैं। इतना ही नहीं, फिरोज गांधी ने वित्तीय घोटालों का पर्दाफाश कर उद्योगपति हरिदास मुंद्रा और 22 साल की और रामकृष्ण डालमिया को 2 साल की सजा कराई और इसकी वजह से 1958 में नेहरू के बेहद करीबी और दोस्त वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो ये थी गुमनाम गांधी की कहानी और हम कोशिश करेंगे कि पूरा सच में एक दिन पूरा शो ही फिरोज गांधी पर बनाएं और उनका पूरा सच आपको दिखाएं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।